पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्मार्ट स्टडी के लिए सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर शिप्रा वर्मा एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट ऑफ माय वीडियोस। हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शिप्रा वर्मा स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर शिप्रा वर्मा में। जैसा कि आप सभी वीडियो की थंबनेल को देखकर जान गए होंगे कि आज मैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एवं संबंध के ऊपर वीडियो लेक्चर लेकर आई हूं और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ का वीडियो है और नेट के सिलेबस में ये यूनिट 5th में आता है जो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित है। तो इस यूनिट को भी तैयार करने के लिए मैंने ये आज वीडियो लेक्चर ले आया है चैनल पे। इसके अंतर्गत हम अत्यंत महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और ये इसका पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है जिसके अंतर्गत मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया था, तो आप लोग उस पार्ट को भी देख लीजिए। उसका लिंक मैं इसके वीडियो के एंड स्क्रीन पे लगा दूंगी। देखिए, ये आपका यूनिट 5th है। इसके अंतर्गत हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की चर्चा करना है और इनका अध्ययन करना है। ठीक है, तो स्क्रीन के सामने आपका पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से यह किसका कथन है कि हर प्रकार की राजनीति, चाहे वह घरेलू हो या अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संघर्ष की एक प्रक्रिया है। आपके ऑप्शन हैं ए हेराल्ड लासवेल, बी हैंस जे मार्गेंथो, सी केनेथ थॉम्सन और डी E.H. कार। निम्नलिखित में से यह किसका कथन है कि हर प्रकार की राजनीति, चाहे वह घरेलू हो या अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संघर्ष की एक प्रक्रिया है। आप थोड़े देर के लिए थोड़ा सा टाइम लीजिए। तो इसका आंसर है बी हैंस जे मार्गेंथो। ठीक है, इन्होंने ही कहा था कि राजनीति का स्वरूप चाहे जो भी हो, चाहे वो घरेलू हो या वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, इसका एकमात्र उद्देश्य है शक्ति और संघर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसका संबंध अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी सिद्धांत से नहीं है? नहीं है, यथार्थवादी सिद्धांत से नहीं है। इस पे आप लोग फोकस करिए, कीवर्ड आप लोग देखा करिए, नहीं है ये पूछा गया है। आपके ऑप्शन है ए हेराल्ड लासवेल, बी H. J. मार्गेंथो, सी निकोलस जे स्पाइकमैन और डी बर्ट्रैंड रसेल। थोड़ा सा टाइम आप लोग को दे रही हूँ, आप लोग सोचिए इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। तो डियर फ्रेंड्स, ये जो 3 ऑप्शन है ए, बी और सी, ये तीनों जो हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी सिद्धांत से संबंधित हैं, जबकि ये जो डी वाला ऑप्शन है बर्ट्रैंड रसेल, ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी सिद्धांत से संबंधित नहीं है। बाकी तीनों ऑप्शन हेराल्ड लासवेल, H. J. मार्गेंथो, हैंस जे मार्गेंथो भी बोला जाता है इनको, और निकोलस जे स्पाइकमैन, ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी सिद्धांत से संबंधित महत्वपूर्ण विचारक हैं और इनकी गणना अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी चिंतन से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आधुनिक समय में आदर्शवादी विचारधारा के समर्थकों में किसका नाम उल्लेखनीय है? आधुनिक समय में आदर्शवादी विचारधारा के समर्थकों में किसका नाम उल्लेखनीय है? ऑप्शन है वुड्रो विल्सन, डेविड स्टर्न, केनेथ थॉम्सन और डी बर्ट्रैंड रसेल। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोग एलिमिनेशन प्रोसेस को अपनाया करिए। तो इसमें जो बी ऑप्शन है और सी ऑप्शन है, तो वो जो है ये दोनों विचारक हैं वो ये यथार्थवादी सिद्धांत से जुड़े हुए हैं, और बल्कि ये जो बर्ट्रैंड रसेल हैं, जो डी ऑप्शन है, वो आदर्शवादी विचारधारा के समर्थक हैं जिनका काल है आधुनिक समय। हालांकि देखा जाए तो ए ऑप्शन जो है वुड्रो विल्सन का, तो इनका काल क्या था? 1919 से 1934। तो ये शास्त्रीय आदर्शवादी विचारधारा के समर्थक थे। इनका काल था 1919 से 1934। लेकिन ये जो बर्ट्रैंड रसेल हैं, इनका काल क्या था? आधुनिक समय था। और ये जो डेविड स्टर्न और केनेथ थॉम्सन है, इनका संबंध यथार्थवादी विचारधारा से है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है डी बर्ट्रैंड रसेल। ये आधुनिक समय में आदर्शवादी विचारधारा के समर्थकों में से एक हैं और वुड्रो विल्सन की गणना की जाती थी शास्त्रीय आदर्शवाद के चिंतकों में से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। तो ये सारे फैक्ट्स जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मार्गेंथो ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के शक्ति सिद्धांत के कितने तत्व बताए हैं? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे वो पीजीटी एग्ज़ाम हो, चाहे वो नेट एग्ज़ाम हो, चाहे वो टीजीटी एग्ज़ाम हो। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बताइए। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 6। मार्गेंथो ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के शक्ति सिद्धांत के 6 तत्व बतलाए हैं।
तो हैंस जे मार्गेंथो ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के 6 सिद्धांत बतलाए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के शक्ति सिद्धांत के 6 तत्व बतलाए हैं और इनकी बुक का नाम है अमंग द नेशंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विश्व शांति के 14 सूत्रों का प्रतिपादन किसने किया था? 14 सूत्रों का प्रतिपादन विश्व शांति के लिए किसने किया था? आइजनहावर ने, प्रिंस राइट ने, वुड्रो विल्सन ने या फिर मुनरो ने? ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी क्वेश्चन को आप लोग लाइटली मत लीजिएगा और सभी क्वेश्चन को हल करिए। वीडियो को पॉज करिए और कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर भी बताइए, मेरे साथ साथ आप लोग आंसर दीजिए। तो वुड्रो विल्सन ने विश्व शांति के लिए 14 सूत्रों का प्रतिपादन किया था। देखिए, जो वुड्रो विल्सन थे ये तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति थे और इन्हीं 14 सूत्रों के आधार पर ही राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी, राष्ट्र संघ की नींव डाली गई थी। ये तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति थे, उन्होंने एक व्यापक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय शांति का समर्थन किया था और इस संघर्ष की राजनीति का अंत करने हेतु राष्ट्र संघ की स्थापना का विचार प्रस्तुत किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का राज्य व्यवस्था से घनिष्ठ संबंध है, यह किसका कथन है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का राज्य व्यवस्था से घनिष्ठ संबंध है, यह किसका कथन है? आपके ऑप्शन है ए हैंस जे मार्गेंथो, बी केनेथ थॉम्सन, सी पी.एच. कार, टी.एच. कार होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है, और डी पार्मर एवं पार्किंस। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का राज्य व्यवस्था के साथ घनिष्ठ संबंध है, यह किसका कथन है? थोड़ा सा टाइम ले लीजिए, आप लोग सोचिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी पार्मर एवं पार्किंस का कथन था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का संबंध राज्य व्यवस्था से है। जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है उसका घनिष्ठ संबंध है राज्य व्यवस्था के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन वास्तव में विदेश नीतियों के अध्ययन के अतिरिक्त कुछ नहीं है, यह कथन किसका है? जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन ही वास्तव में विदेश नीतियों के अध्ययन, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन क्या है? वो वास्तव में विदेश नीतियों का अध्ययन ही है और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है ए फेलिक्स क्रॉस, ई.एच. कार, डेविड ईस्टन और वुड्रो विल्सन। थोड़ा टाइम लीजिए, सोचिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मुझे बताइए आपके कितने क्वेश्चन के आंसर सही हो रहे हैं। ठीक है, आप लोग अपना स्कोर जरूर से मुझे शेयर किया करिए कि आपके कितने स्कोर बन रहे हैं जो मैं क्वेश्चन लेकर आती हूँ। इसे आप लोग एक क्विज़ के फॉर्म में लिया करिए। ठीक है, और वीडियो को पॉज करके अपना आंसर मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, मेरे साथ ही साथ आप लोग कमेंट कीजिए। तो डियर फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ए, ऑप्शन ए फेलिक्स क्रॉस। ये फेलिक्स क्रॉस की उक्ति थी या फिर कोटेशन था कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है वो वास्तव में विदेश नीति के अध्ययन के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ विदेश नीति का ही अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 8वां क्वेश्चन, व्यवस्था सिद्धांत में व्यवस्थाओं की नियंत्रण एवं अनुरक्षण के लिए उपयोगी तत्वों में शामिल नहीं है। आपके ऑप्शन है ए स्थिरता, बी संतुलन, सी समस्थिति और डी दबाव। व्यवस्था सिद्धांत में व्यवस्थाओं की नियंत्रण एवं अनुरक्षण के लिए उपयोगी तत्वों में क्या शामिल नहीं है, आपको ये बताना है। कीवर्ड पे ध्यान दिया करिए, पूछ रहा है कि क्या शामिल नहीं है व्यवस्था सिद्धांत में। तो डी यानी दबाव का संबंध नहीं है, दबाव कोई उपयोगी तत्व नहीं है जो व्यवस्था सिद्धांत में व्यवस्थाओं के नियंत्रण एवं अनुरक्षण करे। बाकी तीनों तत्व जो हैं वो इसके तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका यह मत है कि संघवाद संयुक्त राज्य अमेरिका का एकमात्र महत्वपूर्ण संस्थागत नवाचार है? संघवाद संयुक्त राज्य अमेरिका का एकमात्र महत्वपूर्ण संस्थागत नवाचार है। ए मॉन्टेस्क्यू, बी डी टॉकविले, सी कैशिवियर और डी सैमुअल हटिंगटन। ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो एक बार वीडियो देखिए और इसे रिवाइज भी ज़रूर से किया करिए ताकि वीडियो देखकर ही आपको टिप ऑफ द टंग हो जाए सारे क्वेश्चन। तो इसका आंसर है डी, इसका आंसर है डी सैमुअल हटिंगटन। सैमुअल हटिंगटन का मत था कि जो संघवाद है वो संयुक्त राज्य अमेरिका का एकमात्र महत्वपूर्ण तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा ने लोकतंत्र को एक सार्वभौमिक मूल्य माना था? ऐसा कौन सा वर्ष था जब संयुक्त राष्ट्र महासभा में लोकतंत्र को एक सार्वभौमिक मूल्य माना था? आपके ऑप्शन है ए 1995, बी 2005, सी 2010 और डी 2015।
किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र महासभा में लोकतंत्र को एक सार्वभौमिक मूल्य माना था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 2005 ऐसा वर्ष था जब संयुक्त राष्ट्र महासभा में लोकतंत्र को एक सार्वभौमिक मूल्य के रूप में प्रतिपादित किया था कि जो विश्व राजनीति है उसका जो मूल तत्व होना चाहिए वो लोकतंत्र ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किस प्रधानमंत्री के काल में अफ्रीका फंड की स्थापना की गई थी? ये सभी वन लाइनर क्वेश्चन है तो इसका ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दिया जा सकता है, इसे आपको वन लाइनर फॉर्म में ही याद करना होगा कि अफ्रीका फंड की स्थापना कब किस प्रधानमंत्री के काल में की गई थी। आपके ऑप्शन है ए इंदिरा गांधी, बी राजीव गांधी, सी अटल बिहारी वाजपेयी और डी नरेंद्र मोदी। तो एलिमिनेशन प्रोसेस अपनाया करिए आप लोग। तो बी राजीव गांधी के समय में अफ्रीका फंड की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन आपके सामने कि मॉन्टेस्क्यू, ये मॉन्टेस्क्यू है, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ने किस देश की शासन प्रणाली का अध्ययन कर शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? मॉन्टेस्क्यू ने किस देश की शासन प्रणाली को आधार बनाकर अपने शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? क्या ये देश था अमेरिका या फ्रांस था या फिर इंग्लैंड था या फिर इटली? सोचिए, थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए, इसे आप लोग परीक्षा के रूप में ही लीजिए। तो मॉन्टेस्क्यू ने किस देश की शासन प्रणाली का अध्ययन कर शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? डियर फ्रेंड्स, मॉन्टेस्क्यू जो था वो इंग्लैंड देश की शासन प्रणाली से अध्ययन करके उसने अपने शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ये इंग्लैंड के शासन प्रणाली से इतने अधिक प्रभावित थे कि उन्होंने शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व पहली बार उपराष्ट्रपति ने किया था? ऐसा कौन सा गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन था जब भारत का प्रतिनिधित्व पहली बार भारत के उपराष्ट्रपति ने किया था? आपके ऑप्शन है ए पहला, बी 10वां, सी 17वां और डी 18वां। सोच के बताइए, मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि अभी हाल ही में किस नंबर का गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन हुआ था और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इसका प्रतिनिधित्व किया गया था। तो ये 17वां शिखर सम्मेलन था जो कि 2016 में हुआ था और ये ऐसा शिखर सम्मेलन था जब पहली बार भारत का प्रतिनिधित्व भारत के उपराष्ट्रपति ने किया था। और किसने किया था आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा, ठीक है? सर्च करिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि उस समय भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे, ठीक है? 18वां जो हुआ था शिखर सम्मेलन 2019 में हुआ था, ठीक है? ये सारे फैक्ट्स जो हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। डियर फ्रेंड्स, थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए। जो 17वां जो गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन हुआ था उसका प्रतिनिधित्व पहली बार भारत के प्रधानमंत्री ने नहीं किया था बल्कि भारत के उपराष्ट्रपति ने किया था। यह पहला मौका था जब भारत के उपराष्ट्रपति ने गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था और ये उपराष्ट्रपति थे हामिद अंसारी, ठीक है? उस समय के जो तत्कालीन उपराष्ट्रपति थे वो हामिद अंसारी थे। और उसके बाद ये दूसरा मौका था जो 18वां शिखर सम्मेलन हुआ 2019 में, उसकी अध्यक्षता भी भारत के उपराष्ट्रपति ने की थी जो कि एम वेंकैया नायडू थे, ठीक है? तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट है। कुछ और फैक्ट्स हैं जिन पर आपको ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि इससे जोड़ के आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एक्स्ट्रा फैक्ट ये है कि जो 17वां शिखर सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ, कब से कब तक हुआ था और उसका आयोजन स्थल कहाँ था, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो जो 17वां शिखर सम्मेलन हुआ था उसकी अवधि थी जो वो 13 से 18 सितंबर 2016 थी और इसका आयोजन स्थल था काराकस, वेनेजुएला, ठीक है? और ये पहला मौका था जब किसी गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व वहाँ के प्रधानमंत्री ने नहीं किया बल्कि भारत के उपराष्ट्रपति ने किया था जो कि उस समय के तत्कालीन उपराष्ट्रपति कौन थे? श्री हामिद अंसारी जी। तो ये जो डेट है इसे भी आप लोग याद रखिएगा कि इसकी अवधि थी 13 से 18 सितंबर 2016 और इसका आयोजन स्थल था काराकस, वेनेजुएला। देखिए, क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है, एग्जामिनर के दिमाग में क्या चल रहा है ये कोई नहीं जान सकता है। और दूसरा मौका कब था जब भारत के उपराष्ट्रपति ने इसका प्रतिनिधित्व किया था भारत का? तो दूसरा मौका था 2019 में 18वें गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में जब
तत्कालीन उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था और इसकी अवधि क्या थी 25 से 26 अक्टूबर 2019 और इसका आयोजन स्थल कहाँ था अजरबैजान के बाकू में। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि अभी हाल ही में कूटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन हुआ है और ये कब हुआ, इसकी डेट आप लोग मुझे बताइएगा और भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, ठीक है, और ये किस तरह से हुआ है, इसका आयोजन किस तरह से हुआ है, इस लॉकडाउन में इसका आयोजन किस तरह से हुआ है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि आप लोग को करंट अफेयर पर भी फोकस करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन उठा सकता है। अतः आप लोग पूरी तरह से सचेत रहिए, क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में मोस्टली जो है वो करंट से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो आप लोग को ये भी ध्यान देना है कि जो ये तत्कालीन समय में या करंट में जहाँ के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नए बन रहे हैं, राष्ट्रपति नए बन रहे हैं, कहाँ चुनाव हो रहा है, जैसे दक्षिण कोरिया में अभी चुनाव हुआ था, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट्स आप लोग याद रखिएगा, ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 14वां कि संघाई सहयोग संगठन SCO जिसे कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में के संदर्भ में सही कथन का चयन करिए। आपके ऑप्शन है, पहला भारत जून 2017 में संघाई सहयोग का पूर्ण सदस्य बना, दूसरा है इस संगठन का सचिवालय संघाई में है, और तीसरा जो फैक्ट है वो है इसमें वर्तमान में 8 सदस्य और 4 पर्यवेक्षक और 6 वार्ता भागीदार राष्ट्र हैं। जो आपके ऑप्शन है, ए केवल पहला कथन सही है, बी पहला और दूसरा दोनों कथन सही है, सी है पहला और तीसरा दोनों कथन सही है, ठीक है, और डी है पहला दूसरा तीसरा और चौथा ये चारों कथन पहला दूसरा तीसरा ये तीनों ही कथन सही हैं। तो देखिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्या ये तीनों कथन सही हैं? तो इसका ऑप्शन जो है वो पहला और तीसरा कथन सही है, क्योंकि पूछ रहा है सही कथन का चयन करने के लिए, और दूसरा जो कथन है वो गलत है। ये इसका जो दूसरा कथन वो गलत है, वो इस तरह से गलत है कि जो संघाई सहयोग संगठन है उसका मुख्यालय संघाई में ना होकर बीजिंग में है, तो इसलिए ये फैक्ट जो है वो गलत है, ठीक है। बाकी जो पहला और तीसरा फैक्ट है वो सही है, क्योंकि भारत ने जून 2017 में संघाई सहयोग संगठन का पूर्ण सदस्य बना था। भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान भी इसमें शामिल था। भारत और पाकिस्तान ऐसे 2 राष्ट्र थे जो कि जून 2017 में संघाई सहयोग के संगठन के पूर्ण सदस्य बने थे, और इस प्रकार से इनके सदस्यों की संख्या 6 से बढ़कर 8 हो गई थी। तो तीसरा फैक्ट सही है। इस समय वर्तमान में संघाई सहयोग संगठन में कुल 8 सदस्य हैं, 4 पर्यवेक्षक राष्ट्र और 6 वार्ता भागीदार राष्ट्र हैं, और इस संगठन का संघाई सहयोग संगठन का जो मुख्यालय है वो बीजिंग में है। तो ये सारे फैक्ट्स जो हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी पहला और तीसरा ये दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 15वां कि निम्न में से यह किसका नारा है कि अप्रासंगिकता से अस्पष्ट कम बुरा है। अप्रासंगिकता से अस्पष्ट होना कम बुरा है, यह किसका कथन है, ये किस सिद्धांत से संबंधित है? तो किसका नारा है, किस सिद्धांत का नारा है? आदर्शवाद का, कि यथार्थवाद का, कि व्यवहारवाद का, या फिर उत्तर व्यवहारवाद का? ये किस सिद्धांत का नारा है कि अप्रासंगिकता से अस्पष्ट होना कम बुरा है? तो ये उत्तर व्यवहारवाद का नारा है कि अप्रासंगिकता से अस्पष्ट होना कम बुरा है। ये उत्तर व्यवहारवाद में इस सिद्धांत पर बल दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जॉन माइसियर ने की रचना ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स जो कि 2001 में प्रकाशित हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के निम्न में से यथार्थवादी सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करती है। मतलब यथार्थवादी सिद्धांत के जो 6 तत्व हैं उनमें से किसका ये प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। जो ये रचना है ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, ये किसकी रचना है? ये भी फैक्ट आपका लिए इम्पोर्टेंट है, जॉन माइसियर की रचना है ये। और इसमें यथार्थवादी सिद्धांत के किस तत्व पर बल दिया गया था? प्रतिरक्षात्मक यथार्थवाद पर, परिधीय यथार्थवाद पर, आक्रामक यथार्थवाद पर, या फिर नव संरचनात्मक यथार्थवाद पर? तो इन चारों में से किस तत्व पर बल दिया गया था, ठीक है? किस यथार्थवादी सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करती है ये बुक? तो ये आक्रामक यथार्थवाद के तत्व पर बल देती है, जो कि यथार्थवादी सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण तत्व है, आक्रामक यथार्थवाद। तो ये जो है इनकी जो रचना है ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स जो कि 2001 में प्रकाशित हुई थी, ये किसकी रचना है? जॉन माइसियर की। और इसमें
यथार्थवादी सिद्धांत के आक्रामक तत्व पर बल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने अपने किस भाषण में लोकतंत्र को जनता द्वारा और जनता के लिए शासन कहा था। ये भी पूछता है कभी कभी कि यह किसका कथन है, किसका नारा है कि लोकतंत्र जो है वो जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है। तो ये कथन किसका है? अब्राहम लिंकन, जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति थे। तो ये भाषण इन्होंने कब दिया था, आपको ये बताना है। गेट्सबर्ग भाषण 1848, वाशिंगटन भाषण 1848, न्यूयॉर्क भाषण 1849 या फिर न्यू हेवन भाषण 1849। आपको ये बताना है कि ये किस भाषण में, किस स्थान पर आयोजित सभा के भाषण में अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने ये युक्ति दी थी। तो इसका सही आंसर है ए, गेटिसबर्ग भाषण में, जो कि 1848 में आयोजन स्थल था। वहाँ पे अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने भाषण में यह कहा था कि लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। वर्ष 2017 में भारत की चेन्नई बंदरगाह से रूस के किस बंदरगाह के बीच समुद्र लिंक बनाने पर सहमति हुई थी? भारत और रूस के बीच किस बंदरगाह से समुद्री लिंक बनाने पर सहमति हुई थी वर्ष 2017 में? आपके ऑप्शन है ए व्लादिवोस्टॉक, बी सेंट पीटर्सबर्ग, सी मॉस्को और डी येकैतेरिनबर्ग। वीडियो को पॉज कर लीजिए और क्वेश्चन का आंसर सोचिए। कमेंट में मुझे ज़रूर से बताइएगा कि आप लोग के कितने क्वेश्चन के आंसर सही हुए। तो इसका ऑप्शन जो राइट है वो ए व्लादिवोस्टॉक नामक बंदरगाह से, ये चेन्नई बंदरगाह से, भारत के चेन्नई से और रूस के व्लादिवोस्टॉक बंदरगाह के बीच समुद्री लिंक बनाने पर सहमति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने डोमिनो सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? ये क्वेश्चन है 22। कुल 25 प्रश्नों की चर्चा की जाएगी इस MCQ प्रैक्टिस में। आपके ऑप्शन है पहला जॉन फॉस्टर डलेस, ट्रूमैन हेडली वुल और माइक पॉम्पियो। डोमिनो सिद्धांत का प्रतिपादन इनमें से किस विचारक ने किया था? आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो ये विचारक थे जॉन फॉस्टर डलेस, जिन्होंने डोमिनो सिद्धांत का प्रतिपादन किया था अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत। तो जो जॉन फॉस्टर डलेस थे ये वास्तव में अमेरिकी गृह सचिव थे और इन्होंने डोमिनो सिद्धांत का प्रतिपादन किया था अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, इसे भी आप लोग पॉइंट आउट करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश की संसद के ब्लॉक का नाम अटल ब्लॉक रखा गया है? अगर आप लोगों ने कल का वीडियो देखा होगा तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे, ठीक है। कल का वीडियो अगर जिसने भी नहीं देखा है वो जोर से देख लेगा, क्योंकि उसके अंतर्गत विदेश नीति का महत्वपूर्ण सिद्धांत और उससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस किए गए थे। तो अफगानिस्तान ऐसा राष्ट्र है जिसने अपने देश के संसद के ब्लॉक का नाम अटल ब्लॉक रखा है पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में। तो ये संसद जो है वो अफगानिस्तान की संसद है जिसने हमारे प्रधानमंत्री को, पूर्व प्रधानमंत्री को सम्मान देने हेतु ये कार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कच्चादीवो द्वीप श्रीलंका को किस प्रधानमंत्री ने सौंपा था? ये क्वेश्चन भी आप लोग अगर कल का वीडियो देखे होंगे तो आप लोग इसका राइट आंसर देने में समर्थ होंगे। नेहरू ने, राजीव गांधी ने, इंदिरा गांधी ने या फिर लाल बहादुर शास्त्री ने? मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी या स इंदिरा गांधी ने कच्चादीवो द्वीप श्रीलंका को सौंपा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है तापी गैस पाइपलाइन परियोजना में शामिल नहीं है। तापी TAPI, तो ये कीवर्ड्स जो है उससे आप लोग इसके सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। TAPI, सोचिए, दिमाग पर जोर डालिए कि इनमें से कौन सा ऐसा राष्ट्र है जो तापी गैस पाइपलाइन परियोजना में शामिल नहीं है। तो ये राष्ट्र है ईरान। देखिए जो T है उससे हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान, A से हो जाएगा अफगानिस्तान, P से हो जाएगा पाकिस्तान, ठीक है, जो कि इसमें ऑप्शन में नहीं है, और I से हो जाएगा इंडिया यानी भारत। तो जो तापी गैस पाइपलाइन परियोजना है उसमें ईरान राष्ट्र शामिल नहीं है। आप लोग कीवर्ड से पकड़िए। T से क्या हो जाएगा? तुर्कमेनिस्तान हो जाएगा, A से हो जाएगा अफगानिस्तान, P से हो जाएगा पाकिस्तान और I से हो जाएगा इंडिया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी ईरान जो है वो तापी गैस पाइपलाइन परियोजना में शामिल देश नहीं है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये जो जितने भी सवाल मैं डिस्कस कर रही हूँ इस सेशन में
इस वीडियो में वो सभी जो सवाल हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। और इन्हें आप लोग लाइटली मत लीजिए। कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताया किया करिए कि आपके कितने क्वेश्चन के आंसर सही हो रहे हैं। पसंद आया ये वीडियो तो आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करिए, क्योंकि शेयर करना फ्री है बिल्कुल। और अगर आप लोग इन वीडियोस को शेयर करेंगे तो आप ही की तरह अन्य नीडफुल स्टूडेंट्स तक मेरे वीडियो लेक्चर्स पहुंच सकते हैं और वो लोग अपनी परीक्षा में सफल हो सकते हैं। और ये सभी जो वीडियोस आ रहे हैं मेरे चैनल पर, ये आपकी तैयारी में मील का पत्थर साबित होंगे। अगर आप लोग सीरियसली मेरे सारे वीडियोस को फॉलो करेंगे तो आप लोग का JRF क्लियर हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। और मैं ये दावे के साथ कह रही हूँ। तो सारे वीडियोस को फॉलो करिए और अगले वीडियो लेक्चर के साथ आपके सामने फिर से प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। बाय, टेक केयर।